बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको वाक्य रचना के आधार पर वाक्य की पुनरावृत्ति करा रही हूँ। इस कड़ी को मैंने इससे पहले के वीडियो में अपलोड किया है। रचना के आधार पर वाक्य भेद में सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य तक की चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और जिसका वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आज मैं आपको मिश्र वाक्य पढ़ाऊँगी, लेकिन मिश्र वाक्य पढ़ाने के पूर्व मैं थोड़ा सा पुनरावृत्ति ऊपर के हिस्से की लेके चल रही हूँ, ताकि अगर किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका इस वीडियो से भी कुछ काम चल सकता है, लेकिन विस्तार में देखने के लिए वो वीडियो देखना आवश्यक है। रचना के आधार पर वाक्य भेद की बात करें तो वाक्य भेद 3 प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। सरल और संयुक्त मैंने आपको पढ़ा दिया है, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में चलूंगी, खाली आपको पहचान बताऊंगी। सरल वाक्य का मतलब होता है जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो, उसे हम कहते हैं सरल वाक्य। अर्थात एक उद्देश्य और एक विधेय के माध्यम से अगर कोई वाक्य निर्मित हो रहा है तो उसे कहा जाता है सरल वाक्य। जैसे राम खाना खा रहा है, सीता बाजार जा रही है, मोहन सब्जी खरीद रहा है, सूरज उग रहा है, नदी बह रही है, हवा चल रही है, इत्यादि। ऐसे वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, यानी इंग्लिश में जिसको कहते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो एक उद्देश्य होता है, कार्य को कर्ता करने वाला एक होता है और किसी एक कार्य को संपन्न कर रहा है एक क्रिया के माध्यम से। सरल शब्दों में कहें तो एक कर्ता और एक क्रिया के माध्यम से पूरे होने वाले वाक्यों को हम सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य की अगर बात करें तो संयुक्त वाक्य का तात्पर्य है कि जहां पर 2 वाक्यों को हम किन्हीं योजक के माध्यम से जोड़ते हैं। योजक कौन कौन से हो सकते हैं? योजक और हो सकता है, और, या, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु, कि, तो ये सारे योजक हैं। लेकिन ये योजक 2 प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण योजक और व्याधिकरण योजक। समानाधिकरण योजक में या, अथवा, और, व्याधिकरण योजक में लेकिन, किंतु, परंतु, क्योंकि, इत्यादि। तो इस तरह से इन्हीं योजकों के माध्यम से हम कई वाक्यों को संक्षिप्त कर देते हैं और जोड़ करके एक वाक्य बना देते हैं, जिसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त मतलब ही होता है जोड़ना। जैसे राम खाना खाता है और फिर और सब्जी लाता है, और सब्जी लाता है। तो ये हमने कहा कि राम खाना खाता है और सब्जी लाता है, तो या राम सब्जी लाता है और खाना खाता है, ऐसे कर दीजिए तो ज़्यादा शुद्ध हो जाएगा। तो इस तरीके से कहने का तात्पर्य है कि कोई भी 2 वाक्यों को हम किसी योजक के माध्यम से जोड़ दें तो उसे हम कहते हैं कि ये संयुक्त वाक्य। मैं बहुत संक्षेप में ले चल रही हूँ क्योंकि विस्तार में मैंने इससे पहले आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया है, अपलोड भी हो चुका है, तो आप उसको देखिए। आज मैं सिर्फ मिश्र वाक्य बताऊंगी, इसलिए मैं ऊपर से दोनों रब कर रही हूँ और आपको मिश्र वाक्य पढ़ाऊंगी। आज बारी है मिश्र वाक्य, तो मैं ऊपर एकदम लिख देती हूँ मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य का क्या मतलब है? तीसरा हो गया मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य का तात्पर्य है, यानी इसमें भी 2 आश्रित उपवाक्य होंगे, एक मुख्य उपवाक्य होगा, दूसरा आश्रित उपवाक्य होगा। और आश्रित उपवाक्यों के कई प्रकार होते हैं। किसी भी आश्रित उपवाक्य को जानने से पहले आप ये जानिए कि मुख्य उपवाक्य और मिश्रित उपवाक्य क्या है।
जैसे मैं उदाहरण देके आपको अपनी बात समझाती हूँ। जैसे कहा जाए कि उसने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते। अब देखिए, इसमें अगर देखा जाए तो दो वाक्य हैं, उसने कहा और दूसरा वाक्य है हम लड़ाई नहीं चाहते। अब ये दोनों वाक्यों को यहाँ पर ये भी योजक है, जोड़ा गया है। इसमें देखिए, लेकिन इसमें एक मुख्य, एक पूर्ण है, एक अपूर्ण है। एक वाक्य पूर्ण होता है। मिश्र वाक्य की सबसे बड़ी खासियत होती है कि मिश्र वाक्य में एक वाक्य पूर्ण होता है, दूसरा अपूर्ण होता है। तो मैं लिखती चलती हूँ इसकी पहचान के लिए कि मिश्र, चलिए मैं इसको बाद में लिख देती हूँ, पहले आपको समझा दूँ तो ऊपर लिखूंगी उसके बाद फिर। तो देखिए, एक मुख्य होता है, एक अपूर्ण होता है। एक यहाँ वाक्य है और एक यहाँ वाक्य है। प्रायः गलती कहाँ होती है कि जो अपूर्ण होता है वो बच्चों को पूर्ण लगता है और जो पूर्ण होता है वो अपूर्ण लगता है। उसने कहा, ये अपने में पूर्ण वाक्य है। क्या कहा, ये आगे आ रही बात। तो ये वाक्य इसका मुख्य हो गया, मुख्य उपवाक्य, और ये हो गया आश्रित उपवाक्य। ये हो गया आश्रित उपवाक्य। ये अधूरा है। आपको ये लगता है उसने कहा, बात तो आगे जा रही है तो ये मुख्य कैसे हो सकती, लेकिन प्रश्न उठता है उसने कहा, क्या कहा, ये तो आंसर में यहाँ आ रहा है, तो ये अधूरा हो कि हम लड़ाई नहीं चाहते। अब इस की को अगर आप छोड़ देंगे तो इसका जो अधूरापन है वो स्पष्ट नहीं होगा। तो ये मुख्य हो गया, ये आश्रित। ये पूर्ण होता है, ये पूर्ण वाक्य होता है, ये अपूर्ण होता है, अपूर्ण होता है। ये इसकी खासियत है। यानी मिश्र वाक्य में दो उपवाक्य जुड़े होते हैं, उसमें से एक मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरा जो होता है वो आश्रित उपवाक्य होता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि इसी को हम मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य कहते हैं। तो मैं इसकी परिभाषा लिख देती हूँ। इसी उदाहरण को मैं बाद में फिर लिखूंगी। मैंने उदाहरण इसलिए पहले समझाया कि जिससे आपको ये लगे कि क्या है, बाद में आप परिभाषा समझिए। जब आप वाक्यों के माध्यम से परिभाषा को समझेंगे तो वो ज़्यादा स्पष्ट होगा। तो मैं इसको परिभाषा के तौर पे लिखने के बाद फिर मैं इसको मिटाती हूँ। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? मिश्र वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य, एक मुख्य उपवाक्य, दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। मुख्य उपवाक्य, मुख्य उपवाक्य पूर्ण वाक्य माना जाता है और आश्रित उपवाक्य अपूर्ण माना जाता है। ये इसकी खासियत मैंने आपको बता दी और मैं उसी उदाहरण को अब यहाँ फिर लिख रही हूँ। जैसे उसने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते।
ये हो गया इसका मुख्य उपवाक्य, और ये हो गया आश्रित। देखिए मैंने यहाँ पर की से लगाया है, ध्यान दीजिएगा, आप इस की को छोड़कर यहाँ से लगा देते हैं, ऐसी स्थिति में ये अशुद्ध हो जाता है या काट दिया जाता है। ये आश्रित उपवाक्य है। हो गया, ये पूर्ण है, ये अपूर्ण है। तो इतनी बात हो गई, आपको समझ में आ गया होगा इतना कि मैंने अभी आपको एक उदाहरण से पहले इसको स्पष्ट किया, फिर मैंने आपको ये समझाया कि कैसे ये अपूर्ण हुआ, कैसे आश्रित हुआ। एक आध उदाहरण और लिख देती हूं। जो मेरे साथ चलेगा वह आराम से रहेगा। जो मेरे साथ चलेगा वह आराम से रहेगा। अब ये देखिए, इसमें भी होगा क्या, एक मुख्य है और एक आश्रित है। तो एक मुख्य और एक आश्रित है। अब ये जरूरी नहीं है कि मुख्य उपवाक्य हमेशा पहले ही आता है, वो पीछे नहीं आ सकता, वो आगे भी आ सकता है, वो पीछे भी आ सकता है। तो इस वाक्य में देखिए, ये मुख्य है, ये पीछे आया है, मुख्य उपवाक्य, और ये आश्रित उपवाक्य है। ये हो गया आपका आश्रित उपवाक्य, ये हो गया। तो देखिए मेरे कहने का मतलब यही था। और इसके साथ साथ एक चीज और मैं बता दूं आपको कि आश्रित उपवाक्य ऐसा नहीं है कि पहले या पीछे ही आएगा, कभी कभी वो बीच में भी आ जाता है। तो इसमें भी आपको क्या करना होगा कि बीच से उस आश्रित उपवाक्य को अलग कर लेंगे और दोनों किनारे से वाक्यांश का जो अंश बचा है उसको मिलाकर उसके काल को शुद्ध करके हम अलग से उपवाक्य लिखेंगे। तो इस तरह से भी वाक्य आते हैं। एक वाक्य और लिखती हूं मैं। अगला वाक्य है, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही मैं करूँगा। अब इसमें भी देखिए, इसमें भी हो गया, एक मुख्य है और एक आश्रित है। अगर हम कहेंगे वैसा ही मैं करूँगा जैसा तुम चाहोगे, तब आपको ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। वैसा ही मैं करूँगा ये आपका मुख्य है और ये आपका आश्रित है। अब मैंने यहाँ पर आपको 3 वाक्य समझाए हैं और तीनों वाक्य जो हैं अलग अलग तरह के योजकों से जुड़कर मिश्र वाक्य बना है। ये आपके जो मिश्र वाक्य का जो भेद है, मिश्र वाक्य का जो भेद है उसी पर आधारित मैंने तीनों वाक्य लिए हैं। इसी से मैं आपको समझा सकूंगी कि मिश्र वाक्य के कितने भेद होते हैं, तब आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। तो मैं इसको समझा देती हूँ आपको और एक वाक्य और लिख दूंगी। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं किनारे हटती हूँ। उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्योंकि मैं इसे रब करूंगी। तब मैं आपको इतनी बात मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो मैं इसको रब करने चल रही हूँ, फिर मैं आपको आगे का समझाऊंगी। वास्तव में मिश्र वाक्य जो होता है, इसी से उसकी पहचान है कि ये इसके 2 हिस्सों में एक पूर्ण वाक्य होता है और दूसरा अपूर्ण होता है। 2 वाक्य संयुक्त में भी होते हैं,
मगर वो दोनों ही पूर्ण होते हैं। ये इसकी खासियत है। मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में यही अंतर है कि मिश्र वाक्य में एक अपूर्ण होता है, एक पूर्ण होता है। संयुक्त वाक्य में दो वाक्य उसमें भी होते हैं मगर दोनों पूर्ण होते हैं, मात्र एक योजक से जुड़ा होता है। ये दोनों का अंतर है। तो अब मैं मिश्र वाक्य के लिख देती हूँ। मिश्र वाक्य के कुल 3 भेद हैं। पहला संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य, तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो ये इसके 3 भेद हो गए, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब मैं सबसे पहले आपको संज्ञा उपवाक्य बताऊंगी। इन्हीं तीनों के उदाहरण मैंने इससे पहले जो अभी रब किया है उसमें डाला था। उसमें एक पहला संज्ञा उपवाक्य था, दूसरा विशेषण उपवाक्य था और तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य था। तो मैंने इसीलिए 3 उदाहरण लिखे थे कि तीनों उदाहरणों को देखकर मैं आपको समझाऊंगी कि इसके 3 भेद होते हैं। अब मैं पहला लिखती हूं संज्ञा उपवाक्य। अब संज्ञा उपवाक्य यानी कहने का क्या तात्पर्य है कि वाक्य संज्ञा उपवाक्य में संज्ञा का ही कार्य करता है। इसकी पहचान के लिए वाक्य की क्रिया पर क्या लगाकर प्रश्न करिए और उसका उत्तर मिलेगा। जिस उपवाक्य में वो संज्ञा उपवाक्य होगा। ये प्रायः की से जुड़ा होता है। जैसे वाक्य है, पिताजी ने कहा कि कल से वे नौकरी पर नहीं जाएंगे। पिताजी ने क्या कहा। अब इस क्या का जो उत्तर मिलेगा कि कल से वो नौकरी पे नहीं जाएंगे, यही संज्ञा उपवाक्य का जो उत्तर है, यानी इसी में संज्ञा है। कहने का तात्पर्य मैं आपको समझा दूं कि संज्ञा उपवाक्य में जो उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य होता है, आश्रित उपवाक्य, संज्ञा आश्रित उपवाक्य होता है, वो हमेशा क्या के उत्तर से निकल आता है। और इसको हमेशा हमेशा ये याद रखिए कि इसके साथ मात्र यही योजक जोड़ा जाता है। की के माध्यम से जुड़ा रहता है। यानी संज्ञा उपवाक्य में एक उपवाक्य पूर्ण होगा, मुख्य उपवाक्य पूर्ण होगा, आश्रित उपवाक्य अपूर्ण होगा और वो आश्रित उपवाक्य हमेशा की के माध्यम से जुड़ेगा। और इसलिए कि ये पूरा आश्रित उपवाक्य संज्ञा के लिए कार्य कर रहा है। जैसे मैं उदाहरण लिख रही हूँ, पहले मैं परिभाषा लिख देती हूँ, फिर आपको उदाहरण समझाऊंगी। संज्ञा आश्रित उपवाक्य, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, आप उपवाक्य भी लिख सकते हैं। हमेशा किसी संज्ञा के लिए ही कार्य करता है।
और ये आश्रित उपवाक्य हमेशा के माध्यम से जुड़ा रहता है। क्या लगाकर प्रश्न पूछने पर यदि उत्तर सही मिलता है तो स्पष्ट होता है कि वह किसी संज्ञा के लिए ही कार्य कर रहा है। ये इतनी मैंने परिभाषा के माध्यम से आपको संज्ञा उपवाक्य समझा दिया। अब मैं एक उदाहरण लिखूंगी, लेकिन मैं उसके पहले इसको रब करूंगी, क्योंकि रब नहीं करूंगी तो नीचे हो जाएगा, फिर वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं किनारे हट गई हूं क्योंकि उदाहरण लिखने के पहले मुझे इसे रब करना होगा। अब मैं इसे रब करने चल रही हूं। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब मैं उदाहरण के माध्यम से इसको समझाती हूँ। मैं इसको ऊपर का हिस्सा भी रब कर देती हूँ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, आपने उतार लिया होगा। अब मैं एक उदाहरण लिखती हूँ। संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण। पिता जी ने कहा कि कल से मैं काम पर जाऊंगा। दूसरा वाक्य लिखते हैं कि उसने दूसरा वाक्य मैं दूसरा लिख देती हूँ, ये लिख चुकी हूँ, तो मैं कोई दूसरा वाक्य बना के लिखती हूँ। अध्यापक बोले कि अध्यापक ने कहा कि कल से विशेष कक्षाएं चलेंगी। अब देखिए, मैं आपको समझा दूं। यहाँ पर संज्ञा उपवाक्य है। अब संज्ञा उपवाक्य में इस दोनों वाक्यों में एक पूर्ण है, दूसरा आश्रित है। और और दोनों ही आश्रित उपवाक्य जो हैं की के माध्यम से देखिए जुड़े हैं ये। लेकिन अगर आपको रेखांकित करने को संज्ञा उपवाक्य दिया जाता है तो आप इसको लेके रेखांकित करेंगे पूरा। अगर आपने सिर्फ ऐसे की लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा और कोई अंक इस पे नहीं मिलेगा, काट दिया जाएगा। इसलिए सावधानी पूर्वक ध्यान से अपनी बात को सुन लीजिए और समझ लीजिए कि
पिताजी ने कहा, मैंने कहा था ना कि क्या लगाकर प्रश्न पूछिए और उत्तर मिलता है तो वो संज्ञा उपवाक्य, यानी ये संज्ञा के लिए कार्य कर रहा है। ये वाक्य जो है किसके लिए कार्य कर रहा है? पिता के लिए कार्य कर रहा है। तो पिताजी के लिए कर रहा, तो ये संज्ञा उपवाक्य हुआ। तो पिताजी ने कहा क्या कि कल से मैं काम पर जाऊंगा। अगर आपको इसमें संज्ञा उपवाक्य रेखांकित करने को दिया जाएगा तो आप इस की के नीचे से ही रेखांकित करेंगे, ये हो जाएगा संज्ञा उपवाक्य। आगे बात समझ में, राइट। और इसमें भी देख लीजिए, अध्यापक ने कहा कि कल से विशेष कक्षाएं चलेगी। अध्यापक ने कहा क्या कि कल से विशेष कक्षाएं चलेंगी। अभी की से लेकर हम रेखांकित कर रहे हैं चलेंगी, ये हो गया आपका संज्ञा उपवाक्य। कहते हैं कि व्याकरण समझ लेने से ज़्यादा अच्छा होता है ना, आप पुस्तकों से इसे समझ पाएंगे, क्योंकि पुस्तकों में ये सारी चीज़ें इतना व्याकरणिक अंश को जोड़ जोड़ के लिखा रहता है कि आप उसका भाव ही स्पष्ट नहीं कर पाएंगे और अंततः वो आपको बहुत स्पष्ट नहीं होगा। अब अगर क्या होगा कि मिश्र वाक्य को सही, अब आपको पहले मैंने वाक्य समझाया, अभी परिवर्तन का नियम नहीं बता, परिवर्तन वाक्य समझाया, परिवर्तन इसके तीसरे वीडियो में जाएगा कि कैसे सरल से संयुक्त जाना है, संयुक्त से मिश्र जाना है। तो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको सारा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने आपकी डिमांड पे बनाया है, और अगर आप इसको नहीं देखते तो मेरा भी परिश्रम व्यर्थ होगा और आपको जानकारी भी नहीं होगी। तो ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। और देखिए ये पहचान, कभी कभी क्या होता है कि इस की को मिटा देते हैं, ठीक है। अब आप समझ लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा इस बात को कि यहाँ की नहीं लिखा है, लेकिन आप इसको अपने आप से उच्चारण करिए। पिताजी ने कहा, अब यहाँ पॉज देंगे, आप पॉज देंगे मतलब एक विराम लेंगे, विराम लेने के बाद ही आप अगला वाक्य बोल सकते हैं। तो ये की जो है ये छिपा हुआ है, इस स्थान पर कभी कभी कॉमा लग जाता है और इस की को नहीं दिखाया जाता है आपको भ्रम में डालने के लिए। ऐसी स्थिति में आपको स्वतः समझना होगा। आप इसको अपने मन में पढ़िए, बोलिए कि पिताजी ने कहा। अब की आपके मन में तुरंत आएगा कि मैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन के जो उदाहरण में दिया है इसमें नहीं लिखा है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये यहाँ की अंडरस्टूड होना चाहिए कि है, उसकी जगह यहाँ कॉमा लगा देगा, ये विराम देंगे उसकी की जगह होगी, और उस विराम के कारण, पॉज के कारण ही ये समझ में आ जाएगा। तब भी आप इसको यहीं से रेखांकित करेंगे, यहाँ से कुछ नहीं लेंगे, इधर के हिस्से को आप बिल्कुल नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे, सिर्फ आप इधर का रेखांकित करके लिख देंगे संज्ञा उपवाक्य। दैट राइट। तो ये समझने की चीज है, यहाँ भी ऐसे ही रेखांकित करेंगे, लेकिन ये बहुत कम ऐसा होता है। क्लास 10 के बच्चों के लिए ऐसी स्थिति नहीं आती। तो मुझे उम्मीद है कि आपको स्पष्ट हो रहा होगा। आप इसको, इसलिए मैं दोबारा इसको की लिखने चल रही हूँ कि आप उतार लीजिए। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ तक बताया था कि ये संज्ञा उपवाक्य है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं एक बार इसकी पुनरावृत्ति संज्ञा उपवाक्य की करके फिर मैं विशेषण उपवाक्य पे आऊंगी। तो एक बार संक्षेप में सुन लीजिए कि संज्ञा उपवाक्य क्या है। संज्ञा उपवाक्य में जो आश्रित उपवाक्य होगा वो किसी न किसी संज्ञा के लिए कार्य करेगा, और इसकी पहचान के लिए आपको बिल्कुल आसान सा तरीका देखना होगा। पहले तो ये देखना होगा कि आश्रित उपवाक्य के पहले की लगा है कि नहीं। अगर है और आपको कुछ भी नहीं समझ में आता तो भी अगर आप लगा देंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। आप नहीं जानते, उसकी परिभाषा नहीं जानते, उसकी पहचान नहीं जानते हैं, कुछ भी आपको नहीं आता,
लेकिन ऐसी स्थिति में भी अगर आप ऐसे लगा देंगे तो वो बिल्कुल सही होगा। तो एक ये चीज समझिए। दूसरी चीज कि अगर आपको और व्याकरणिक दृष्टि से समझना है तो आप मुख्य उपवाक्य के साथ क्या लगाकर प्रश्न करिए। मुख्य उपवाक्य क्या है? पिताजी ने कहा। अब इस पिताजी ने कहा इस वाक्य के साथ आप क्या लगाइए और प्रश्न करिए। अगर उत्तर जो मिलेगा वही आपका संज्ञा उपवाक्य होगा। तो ये आपकी चीज है। तो मैं आपको समझाती हूं और इसके बाद ये दोनों चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद विशेषण उपवाक्य बचता है और क्रिया विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य को मैं अपने अगले वीडियो में लेके आऊंगी। तो आज के इस वीडियो को ही समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।